हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग यूपी लोकल लॉज। ये यूपी लोकल लॉ की फ़र्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी के लोकल लॉज। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी जुडिशरी के सिलेबस में आए हुए चेंजेस के कि कौन से एक्ट्स को रिमूव किया गया है, कौन से नए एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साथ साथ आज की क्लास में हम लोग यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यूपी लोकल लॉज। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी के लोकल लॉज। तो यूपी के लोकल लॉज पे आने से पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है लॉ होता क्या है, व्हाट इज़ लॉ। तो अगर लॉ को हम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लॉ एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये प्रोवाइड किया जाता है किसी गवर्नमेंट के द्वारा जो कि उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है, जिसके थ्रू ये प्रोवाइड करते हैं कि उसके सब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन करने चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लॉ इज़ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विच अप्लाई अपॉन देयर सब्जेक्ट्स विच प्रोवाइड्स डैट व्हाट द पीपल्स कैन डू और व्हाट द पीपल कैन नॉट डू। तो ये हमारा एक लेमन लैंग्वेज में लॉ का डेफिनेशन होता है। तो अब ये तो हमारा लॉ का एक यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं इंडिया के केस में कि कोई भी लॉ कैसे बनता है। तो अगर ये लॉ अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है तो फिर उसके लिए अलग प्रोसीजर है, और वहीं पे अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है इस लॉ को तो फिर इसका प्रोसीजर अलग है और उनका सब्जेक्ट मैटर्स भी अलग हैं। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट को बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने लॉज बनाने हैं तो वो किन मैटर्स पे बनाएगी जो कि यूनियन लिस्ट में प्रोवाइड की गई हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी मैटर पे लॉ बनाना है तो वो सिर्फ उन मैटर्स पे बनाएंगी जो कि स्टेट लिस्ट में प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही साथ जो मैटर कंकरेंट लिस्ट में प्रोवाइड किया गया है उस पर यूनियन गवर्नमेंट का भी राइट है लॉ बनाने का और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट है लॉ बनाने का। तो ये इनके सब्जेक्ट मैटर्स हो गए कि किसके ऊपर ये लॉ बना सकते हैं, किन किन मैटर्स के ऊपर ये लॉ बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि लॉ बनता कैसे है। तो सबसे पहले कोई भी लॉ बनता है तो उसके लिए आपको एक बिल इंट्रोड्यूस करना है। सपोज अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस लॉ को बनाना चाहती है किसी मैटर पे, तो सबसे पहले वो एक बिल इंट्रोड्यूस करेगी। बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, या तो लोकसभा में किया जाएगा या फिर राज्यसभा में किया जाएगा। तो अगर वो सपोज वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा में उसके लिए पहले 3 रीडिंग होगी और 3 रीडिंग के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि इस लॉ को पास करना है या फिर नहीं करना है, और फिर उसके बाद वोटिंग होती है। और अगर ये वोटिंग होगी उसमें मेजोरिटी से अगर उस लॉ को पास कर दिया जाता है, बिल को पास कर दिया गया, तो फिर बिल हमारा जाता है अपर हाउस में जो कि राज्यसभा है। तो राज्यसभा में भी सिमिलर प्रोसेस फॉलो होता है। राज्यसभा में पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी 3 रीडिंग्स होगी और फिर उसमें सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे जो भी मेंबर्स हैं उनके, और उसके बाद अगर वहाँ से भी मेजोरिटी से पास हो जाती है तो फिर उसको भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास। और अब जब ये प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को उसका एसेंट देना होता है। तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि अगर उन्हें लगता है कि इस लॉ को नहीं पास करना चाहिए तो फिर वो उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। बट सेम लॉ अगर पहली बार उन्हें रिफ्यूज कर दिया और फिर से वो पार्लियामेंट से पास होकर जाती है उनके पास, तो फिर यहाँ पे उनका डिस्क्रिशन ख़त्म हो जाता है और फिर अब यहाँ पे अब उनको एसेंट देना है। तो प्रेसिडेंट एक बार उस लॉ को अलाउ करने से मना कर सकते हैं, उसको एसेंट देने से मना कर सकते हैं, बट जब सेकेंड टाइम उनके पास आएगा तो फिर उनको उसका एसेंट देना होगा। तो जब सेकेंड टाइम उनके पास आया तो उन्हें एसेंट दे दिया या फिर फर्स्ट टाइम पे ही एसेंट दे दिया, तो फिर उस दिन से वो जो बिल हमारा होता है वो एक्ट बन जाता है, और जिस दिन से उस एक्ट को पब्लिश कर दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट में, उस दिन से हमारा जो लॉ होता है वो फोर्स में आ जाता है और फिर ये लॉ हमारे पूरे इंडिया में अप्लाई हो जाता है। तो ये तो हमारी बात हो गई सेंट्रल लॉ की कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी लॉ को बना रही है तो फिर वो ऐसे अप्लाई होगी। अब हम आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाना चाहती है तो कैसे बनेगा। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होता है। स्टेट गवर्नमेंट पहले एक बिल को इंट्रोड्यूस करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लेजिस्लेटिव असेंबली में सिमिलर 3 रीडिंग्स होगी, सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे, और उसके बाद ये अगर मेजोरिटी से पास हो जाती है तो फिर इसको गवर्नर के पास भेजा जाता है उनके एसेंट के लिए। अगर गवर्नर उसको एसेंट दे देते हैं
तो फिर उस लॉ जो हमारा बिल इंट्रोड्यूस किया गया था वो एक्ट बन जाता है और उसके पब्लिकेशन से उस स्टेट में वो एक्ट अप्लाई होने लगता है। तो ऐसे एक लॉ फॉर्म होता है इंडिया में। तो आई होप आपको एक लॉ का ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे बनता है, क्या होता है। अब हम आ जाते हैं लॉ के टाइप्स पे कि कितने तरीके के होते हैं लॉ। तो इसको हम वेरियस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जनरल लॉ, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ। तो ये हमारे अलग अलग टाइप ऑफ लॉ हुए। जैसे सिविल लॉ है, तो सिविल लॉ सिर्फ प्राइवेट अफेयर्स पे अप्लाई होता है, दो पर्सन्स के बीच के जो भी रिलेशंस है उसके ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, पार्टनरशिप एक्ट हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हुआ। ये दो पर्सन्स के रिलेशन को गवर्न करता है कि क्या किसी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या अराइज हो रहे हैं। तो वो सारे लॉज हमारे सिविल लॉज के अंडर आते हैं जो कि प्राइवेट अफेयर्स से डील करते हैं। वहीं क्रिमिनल लॉ जो क्राइम के रिलेटेड मैटर्स है उसको डील करता है कि किसी ऑफेंस, किस एक्ट को ऑफेंस माना जाएगा, किस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो क्रिमिनल लॉ ये डिफाइन करता है और इसके साथ साथ पनिश करने का काम करता है कि अगर किसी एक्ट को ऑफेंस बताया गया है और फिर भी कोई पर्सन उस एक्ट को कमिट कर रहा है तो फिर उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं क्रिमिनल लॉ के अंडर में। तो सिविल लॉ का इलस्ट्रेशन हमारा एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और जो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जितने सारे एक्ट्स हैं ये सारे हमारे आते हैं सिविल लॉ के अंडर में। क्रिमिनल लॉ में कौन से आएंगे, आईपीसी आएगा हमारा, सीआरपीसी होगा, एनडीपीएस एक्ट होगा। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं क्रिमिनल लॉ हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ क्या होता है। तो जनरल लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो ओवरऑल सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जनरल लॉ है, सबके ऊपर अप्लाई होता है। वहीं पे अगर हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो ये एक हमारा एक स्पेशल लॉ है, वो सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। वो सिर्फ एक पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई होगा कि दो पर्सन्स पार्टनर हैं या फिर नहीं है, उनके बीच के रिलेशंस को गवर्न करेगा। ये सभी पर्सन्स के रिलेशन का गवर्न नहीं करेगा, ये उन पर्सन्स के रिलेशन को गवर्न करेगा जो एक पार्टनर्स हैं। जैसे कि फैमिली लॉ है तो वो भी हमारा एक स्पेशल लॉ है कि वो एक सिर्फ एक स्पेशल सब्जेक्ट मैटर पे अप्लाई होता है। वो कि मैरिज से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसके ऊपर अप्लाई होगा। फैमिली लॉ हमारा अदर मैटर्स पे नहीं अप्लाई होता है। तो वैसे लॉ जो जनरल सबके ऊपर अप्लाई होते हैं वो जनरल लॉ होते हैं। वहीं पे अगर स्पेशल लॉ की बात करें तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये जो जनरल लॉ है वो सिविल हो सकता है या फिर क्रिमिनल होगा। जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ दोनों सिविल एंड क्रिमिनल दोनों के अंडर फॉल करेंगे। तो ऐसा नहीं कि इनके बीच में कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला डिफाइन किया गया है कि जनरल लॉ है तो सिविल लॉ होगा और स्पेशल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिविल लॉ हैं जो स्पेशल लॉज के अंडर आते हैं और बहुत सारे क्रिमिनल लॉ भी हैं जो स्पेशल एक्ट के अंडर आते हैं। जैसे कि हमारा एनडीपीएस एक्ट है, वो डील करता है किस चीज़ से, वो नारकोटिक्स एंड ड्रग्स से डील करता है, तो वो हमारा एक स्पेशल लॉ है। वहीं पे फैमिली लॉ की बात करें तो वो भी एक स्पेशल लॉ है। तो नारकोटिक्स एंड ड्रग्स वाला हमारा क्रिमिनल मैटर्स के अंडर फॉल करता है और फैमिली लॉ फॉल करता है हमारा सिविल लॉ के अंडर में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि जनरल लॉ किसको बोलते हैं, स्पेशल लॉ किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है लोकल लॉ। तो लोकल लॉज क्या होते हैं, तो वैसे लॉ जो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अप्लाई होते हैं। स्पेशल लॉज क्या थे, वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे अप्लाई होते हैं। इट अप्लाइज टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। और ये एक स्पेसिफिक टेरिटरी पे अप्लाई होता है। इट अप्लाइज टू स्पेसिफिक टेरिटरी। आपने अगर कोई एरिया डिफाइन कर दिया कि ये जो लॉ है सिर्फ इस एरिया के ऊपर अप्लाई होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई एक्ट बनाती है तो उसका ऑब्जेक्ट एंड स्कोप भी डिफाइन करती है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ये है, ये अप्लाई यहाँ पे होगा, इस एरिया तक ये अप्लाई होगा। अगर वो किसी ट्राइबल एरिया के लिए बना रही है तो सिर्फ ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई होगा। तो वैसे ही डिफाइन किया जाता है। अब जैसे हम अभी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले लोकल लॉज, तो वैसे सारे लोकल लॉज हैं जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो सिर्फ पूरे यूपी में अप्लाई होता है। उनमें से कुछ एक्ट्स हैं जो यूपी के कुछ पार्ट्स में अप्लाई होते हैं
और कुछ पार्ट्स में नहीं अप्लाई होते हैं। तो वैसे सारे लॉज जो कि एक स्पेशल एरिया के लिए बनाए गए हैं तो उसको हम लोकल लॉज बोलते हैं। तो आई होप आपको एक लॉ के रिगार्डिंग एक ब्रॉड आइडिया मिल गया हो कि क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जनरल लॉ क्या होता है, स्पेशल लॉ क्या होता है, लोकल लॉ क्या होता है। तो अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी के लोकल लॉज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि हम सबसे पहले यूपी जुडिशरी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो यूपी जुडिशरी के सिलेबस में क्या मेजर चेंज आया है। तो इससे पहले जो आपका हिंदी सब्जेक्ट था वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट के अंडर नहीं आता था, अब वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट बन चुका है, उसके आपके मार्क्स ऐड होंगे। तो आपका एक एडिशनल पेपर ऐड हुआ है जो हिंदी का ऐड हुआ है, वो अब पेपर नंबर 3 बन चुका है आपका। और उसके साथ साथ लोकल लॉ के सिलेबस में भी चेंज आया है जो कि आज का हमारा मेन कंसर्न है। जो लोकल लॉ पहले हमारा पेपर 5 के नाम से जाना जाता था वो अब लोकल लॉ पेपर 6 के नाम से जाना जाता है। तो लोकल लॉ में पहले क्या आते थे, इस पूरे पेपर का नाम था पीनल लॉ एंड लोकल लॉ। तो पेपर ये पहले 5 था, अब कौन सा हो गया, ये पेपर 6 हो गया। इसका नाम क्या था, पीनल एंड लोकल लॉज। तो नाम अभी भी दोनों का सेम ही है। तो इसमें कौन से एक्ट आते थे, तो यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो यूपी JDLR ये आता था सबसे पहला। सेकंड था यूपी रेवेन्यू एक्ट 1901 का। नेक्स्ट फिर कौन सा एक्ट आता था इसके अंदर, यूपी पंचायत राज एक्ट, ये हमारा 1947 का एक्ट है। फिर फोर्थ कौन सा एक्ट आता था, यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट। ये हमारा 1916 का एक्ट है। फिर नेक्स्ट हमारा एक्ट है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। ये हमारा 1953 का एक्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट एक्ट है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये 1973 का एक्ट है। और लास्ट आता था हमारा यूपी रेंट एक्ट। तो अब सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, तो यूपी JDLR और यूपी रेवेन्यू एक्ट इन दोनों को हटा दिया गया है और इसके बदले ऐड किया गया यूपी रेवेन्यू कोड। टू 2006 का। और इसके साथ साथ यहाँ से यूपी रेंट एक्ट को भी हटा दिया गया है। तो ये 7 एक्ट पहले आते थे, इनमें से इन 3 एक्ट्स को हटा दिया गया और एक एक्ट ऐड किया गया। और इसके साथ साथ हमारा लास्ट में आता था एक लास्ट एक्ट था वो IPC। तो ये एक लोकल लॉ नहीं था, ये हमारा जनरल लॉ था। इस पूरे पेपर का नाम अभी भी वही है, पीनल एंड लोकल लॉज। तो पीनल लॉ अभी भी हमारा है। और इसके साथ साथ इसमें ये बाइफर्केशन किया गया है कि हमारा IPC अब आएगा 50 मार्क्स का और जो रिमेनिंग लोकल लॉज हैं वो अब 150 मार्क्स के हो चुके हैं। तो ये हमारे सिलेबस में चेंज आया है। ये अभी सिर्फ जो चेंज आया है मेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग आया है, प्री के रिगार्डिंग अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। अगर प्री के रिगार्डिंग कोई चेंज आता है तो उसको हम जब नोटिफिकेशन आएगा, जैसे चेंज आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो एक आपको ये आइडिया लग गया कि हम यूपी लोकल लॉज के अंडर कौन कौन से एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये हमारा सबसे पहला एक्ट होने वाला है, इसको आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो भी जैसे जैसे ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हुए जाएंगे वैसे ही बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे।
तो हमारा जो सबसे इसमें मेजर पार्ट जो कवर करता है यूपी रेवेन्यू कोड। वैसे तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, बट ये सिमिलर हमारे यूपी रेवेन्यू एक्ट और यूपी जेडे एंड एलआर एक्ट से है, क्योंकि ये पहले भी हमारा मेजर पोर्शन यही कवर करता था। अगर आप लोकल लॉज के वेटेज को कंसीडर करो तो ऑलमोस्ट 60 to 70% इस एरिया से क्वेश्चन होते थे। तो अभी भी ऐसा ही मान सकते हैं कि यहाँ से अगर 70% कवर नहीं करता है तो 50 to 60% तो अभी भी कवर करेगा। तो हमारा मेजर पार्ट यही होने वाला है यूपी रेवेन्यू कोड से। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो यूपी पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप 10 to 20% का एरिया मान सकते हो। तो ये अभी भी 10 to 20% अभी भी कवर करेगा, और जो लास्ट रिमेनिंग पोर्शन रह जाते हैं यहाँ से आता है। तो हमने स्टार्टिंग इसलिए यहाँ से किया है क्योंकि एक छोटा सा एक्ट है, और ये जैसे जैसे आप लोकल लॉ में जाते जाओगे एक तो बिल्कुल ही ये ड्राई सब्जेक्ट्स है। तो छोटे सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करोगे तो आपका हल्का से इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर आपको मेजर सब्जेक्ट्स में जहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। तो इस छोटे सब्जेक्ट से स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये था। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। तो जैसा कि आपको नाम से ही सजेशन मिल रहा है कि ये एक्ट किसके रिगार्डिंग है, तो अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट और उनके प्लानिंग के रिगार्डिंग है कि आप अर्बन एरियाज को कैसे डेवलप करोगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या थी, अगर ये एक्ट नहीं आता तो क्या दिक्कत आ जाती। तो इस एक्ट को लाने का मेन रीज़न ये था कि आप किसी भी अर्बन एरिया को डेवलप कर रहे हो तो आप चाहोगे कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो 100% किया जाए, कि अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि आप किसी भी एरिया में जो रिसोर्सेज है लिमिटेड हैं, कि अगर लैंड एरिया है तो वो भी लिमिटेड है, और उस लिमिटेड लैंड एरिया को आपको ऑप्टिमम यूज करना है। तो अब जैसे कि किसी के पास लैंड ज़्यादा है, वो आड़ा टेढ़ा अपना घर बना लेता है, या फिर वो जैसे चाहे उसको यूज करने लगता है, यहीं पे घर रखता है, यहीं पे हॉस्पिटल भी है, और यहीं पे बार पब है, यहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो ये एक तरह से हौच पौच कर देता है। अगर कोई इंसान चाहता है, उसके पास बड़ा सा लैंड एरिया है तो उसमें वहीं पे अपना बिजनेस भी सेटअप कर लेता है, उसके बाजू में उसका घर भी है, वहीं पे उसने एक हॉस्पिटल भी खोल रखा है, वहीं पे स्कूल भी खोल रखा है। तो ये सब चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएंगी, आसपास के लोगों को भी दिक्कत आएंगी। अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के पास अगर आपने कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स खोल दिया है या फिर आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दी है तो भी वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उल्टा आपको हॉस्पिटल में नेगेटिव इफेक्ट आने लगेगा। अगर वहाँ आसपास में स्कूल है और तो बच्चों के हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको प्लान करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी कि किसी भी शहर को अगर आप डेवलप कर रहे हो तो एक प्रॉपर प्लान्ड वे में हो, जिससे कि वहाँ के लोगों को ऑप्टिमम बेनिफिट मिले, कि लिमिटेड रिसोर्स है तो उस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो ये मेन पर्पज़ था इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस एक्ट के आने का मेन पर्पज़ क्या था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इस एक्ट के अंडर में। तो ये जो हमारा एक्ट है इनैक्ट हुआ था 2 सितंबर 1973 को। इस डेट को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी इस एक्ट को, तो इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ इनैक्टमेंट। तो अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ऐसे कैसे किसी भी स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ को प्रेसिडेंट एसेंट दे सकते हैं। इसके लिए स्टेट के लॉ को तो गवर्नर एसेंट देते हैं, तो फिर इसके केस में प्रेसिडेंट ने कैसे एसेंट दिया था। तो ऐसा गवर्नर के पास पावर होता है कि वो चाहें तो किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं और वो प्रेसिडेंट के पास रेफ़र कर सकते हैं और प्रेसिडेंट का एसेंट मांग सकते हैं उस एक्ट पे। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, गवर्नर ने इस बिल को रिजर्व करके रखा था अपने पास और इन्होंने प्रेसिडेंट के पास सेंड किया था और इस डेट को प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था। तो ये हमारा डेट ऑफ इनैक्टमेंट हो गया। और डेट ऑफ कमेंसमेंट कौन सी होती है, जिस डेट को ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है। तो ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश भी हुआ था 2 सितंबर को ही।
2 सितंबर 1973 डेट ऑफ कमेंसमेंट भी है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये हमारी डेट ऑफ इनैक्टमेंट है और ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। तो ये दोनों ही सेम डेट को हुआ था, सेम डेट को प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिली थी और सेम डेट को ये पब्लिश भी हो गया। तो उस दिन से ये हमारा एक्ट है फोर्स में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इस एक्ट में। जैसे कि इस एक्ट का नाम है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो ये हमारा डील करता है सिर्फ अर्बन एरियाज को प्लान एंड डेवलप करने की। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एरिया अर्बन एरिया के अंडर इंक्लूड किया जाता है एंड कौन सा एरिया हमारा रूरल एरिया के अंडर इंक्लूड किया जाता है। तो उसके लिए हमें रेफ़र करना होगा पंचायत एक्ट एंड म्यूनिसिपल एक्ट, जो म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट प्रोवाइड करता है कि कौन से एरिया म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएंगे, कौन से एरिया को हम अर्बन एरिया कंसिडर करेंगे। उसके लिए उसके एक शेड्यूल में लिस्ट प्रोवाइड की गई है। स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उस लिस्ट को मॉडिफाई करते रहती है कि कौन सा एरिया हमारा अर्बन एरिया है एंड कौन सा एरिया अर्बन एरिया नहीं है, और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये हमारा अर्बन एरिया है और ये एरिया अर्बन एरिया के अंडर इंक्लूडेड नहीं है। वहीं पे पंचायत एक्ट में लिस्ट दी गई है कि कौन सा एरिया रूरल एरियाज के अंडर आता है, कौन सा एरिया रूरल एरिया के अंडर नहीं आता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि वो किस एरिया को अर्बन एरिया डिक्लेयर करना चाहती है और किस एरिया को रूरल एरिया रखना चाहती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी रूरल एरिया को अर्बन एरिया डिक्लेयर कर सकती है और अर्बन एरिया को रूरल एरिया डिक्लेयर कर सकती है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है कि आप डेवलपमेंट में करना चाहते हो, डेवलपमेंट से आप पीछे तो जाना चाहोगे नहीं, तो आप किसी भी अर्बन एरिया को रूरल एरिया नहीं डिक्लेयर करना चाहोगे, बट आप किसी रूरल एरिया को अर्बन एरिया डिक्लेयर कर सकते हो। जनरली ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी अर्बन एरिया को रूरल एरिया डिक्लेयर कर दो, बट आप थ्योरेटिकली चाहो तो ऐसा हो सकता है। ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को अर्बन या फिर रूरल एरिया डिक्लेयर कर सकती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्बन एरियाज कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट पे, क्योंकि इस एक्ट का पूरा नाम ही अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो अब अर्बन एरिया समझ गए, तो अर्बन एरिया को डेवलप कैसे करेंगे, तो उसकी पूरी प्लानिंग इसके अंडर आपको मिलेगी। तो उस एरिया को डेवलप करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंडर में। इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंडर डेवलपमेंट डिफाइंड है। और सेक्शन 2 क्लॉज ई के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है कि आप किसी भी लैंड वगैरह पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या फिर आप लैंड पे किसी भी तरीके की माइनिंग कर रहे हो, या फिर आप लैंड पे किसी भी तरीके का एक्ट कर रहे हो, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शंस वगैरह कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी कंसीडर की जाती हैं डेवलपमेंट के अंडर में। आप लैंड के ऊपर कर रहे हो या फिर लैंड के नीचे भी अगर कोई एक्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी कंसीडर की जाएंगी डेवलपमेंट के अंडर। इसके साथ साथ आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी को रीडेवलप कर रहे हो, तो वो भी आपका डेवलपमेंट के अंडर कंसीडर किया जाता है। तो अब ये रीडेवलपमेंट क्या होता है, तो रीडेवलपमेंट उसको बोलते हैं कि जैसे आपके पास एक लैंड है, ये आपका पीस ऑफ लैंड है, और आप इस लैंड को पे आपकी एक प्रॉपर्टी है। ये आपकी प्रॉपर्टी काफ़ी पुरानी है और इसमें काफ़ी सारे एरिया छूटे हुए हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है इसमें अब आपके पूरे फैमिली मेम्बर फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो अब सबके लिए स्पेस चाहिए इसमें। तो आप इस पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके एक उसके ऊपर नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इसको भी हम रीडेवलपमेंट के अंडर कंसीडर कर सकते हैं। या फिर आप इसको रिनोवेट कर रहे हो, पुरानी बिल्डिंग है आप इसको रिनोवेट कर रहे हो, तो फिर ये जो रिनोवेशन का आप एक्ट कर रहे हो ये भी आपका डेवलपमेंट के अंडर आएगा। ये वैसे तो ओरिजिनली रीडेवलपमेंट है कि आप उस प्रॉपर्टी को रीडेवलप कर रहे हो, बट ये भी एक तरह ओवरऑल आएगा तो ये डेवलपमेंट के अंडर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डेवलपमेंट क्या है, रीडेवलपमेंट क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस एक्ट के अंडर में। तो क्या सिर्फ अगर ये एक्ट बना देने से क्या स्टेट गवर्नमेंट पूरे यूपी को एक बार में डेवलप कर देगी, तो ऐसा नहीं है। आपको एक फेज बाय फेज आगे बढ़ना होता है। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि वो कौन से एरिया को पहले डेवलप करना चाहती है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है डेवलपमेंट एरिया। तो ये डेवलपमेंट एरिया क्या है, तो ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज एफ के अंडर में। तो सेक्शन 2 क्लॉज एफ के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट एरिया वो एरियाज होते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि हम इस एरिया को डेवलप करने वाले हैं। तो जैसे कि सपोज यूपी में कौन से एरिया को आप पहले स्टेट गवर्नमेंट चाहती है गाज़ियाबाद को डेवलप करना, तो गाज़ियाबाद को डेवलप करने के लिए उसमें कुछ सर्टेन एरियाज हैं कि सिर्फ इस एरिया को अभी मुझे डेवलप करना है।
पूरे गाज़ियाबाद को एक बार में डेवलप ना करके उसके कुछ एरिया को डिमार्केट करती है स्टेट गवर्नमेंट कि हमको इस एरिया को डेवलप करना है, तो वो जो एरिया होगा डेवलपमेंट एरिया के अंडर कंसीडर किया जाएगा। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक्ट बना दिया, उसके लिए उन्हें एरिया भी डिक्लेयर कर दिया। तो अब इस एक्ट को पूरा करने के लिए कि इस एरिया को डेवलप करने के लिए कोई पर्सन्स तो चाहिए होंगे कि कोई इसको सुपरवाइज करे। अब स्टेट गवर्नमेंट दिन भर तो इसको सुपरवाइज कर नहीं सकती है कि वहाँ पे आके कि हाँ पूरे गवर्नमेंट यहाँ बैठ के इसको देख रही है कि इसको कैसे डेवलप किया जा रहा है, सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक बॉडी चाहिए होती है, तो उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम है डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको सेक्शन 4 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगी? तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। अब ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है इसके अंडर वेरियस पर्सन्स होते हैं। इसमें सबसे ऊपर आते हैं चेयरमैन, जो कि इसको अपॉइंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। फिर इसके बाद आते हैं वाइस चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन को भी कौन अपॉइंट करेगी? तो भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। और इसके साथ साथ वेरियस अदर मेंबर्स आते हैं, जबकि हम नोट्स रेफर करेंगे तो उसमें उस लिस्ट को देखेंगे। उसमें ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। तो एक्स ऑफिशियो का क्या मीनिंग होता है? तो एक्स ऑफिशियो का मीनिंग होता है बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस। तो ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं कि वो उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, इसलिए वो उस कमेटी के मेंबर बनेंगे। ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसमें वेरियस मेंबर हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट के कोई सेक्रेटरी, कुछ सेक्रेटरीज हैं, उनको भी एक्स ऑफिशियो मेंबर के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो उस पोजीशन पे जो भी सेक्रेटरी होगा वो उस डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेंबर होगा। तो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग ऑफिशियल्स आते हैं और वो उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कि इस अथॉरिटी को क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? तो ऑब्जेक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द अथॉरिटी। तो अगर यहाँ पे हम अथॉरिटी मेंशन कर रहे हैं तो आपको ये समझ जाना है कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है, यहाँ पे अदर कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अगर कहीं भी इस एक्ट के अंडर मेंशन किया गया कि अथॉरिटी है तो फिर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी ही है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इनका? तो इनको प्रमोट करना है, एंड दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास? दूसरा ऑब्जेक्ट सिक्योर करना, डेवलपमेंट। तो इनका मेन पर्पस है कि आप जो भी डेवलपमेंट्स है उसको प्रमोट करो, और जो भी डेवलपमेंट को आपने प्रमोट किया उसको सिक्योर भी करो कि हाँ हम इस एरिया को डेवलप करने वाले हैं। तो आपने प्रमोट किया कि इस एरिया को डेवलप करना। उसके साथ साथ आपको मेन ऑब्जेक्ट ये भी है कि आपको सिर्फ प्रमोट करके नहीं छोड़ना है, आपको उसको डेवलप भी करना है। तो आपको डेवलपमेंट भी करनी होगी। तो ये दो मेन ऑब्जेक्ट हैं इस अथॉरिटी के। अब इसके लिए जो कुछ स्टाफ्स वगैरह चाहिए होंगे तो स्टाफ स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर देती है, क्योंकि ये अथॉरिटी के उनको हेल्प के लिए कोई स्टाफ्स वगैरह चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि क्या ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये अकेले ही पूरा एक्ट इसको संभाल सकती है या नहीं संभाल सकती है। अगर नहीं संभाल सकती है तो फिर उसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल भी इस्टेब्लिश की जाती है। तो इस एडवाइजरी काउंसिल सेक्शन 6 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करती है? तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो अब इस एडवाइजरी काउंसिल का मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको असिस्ट करना और उसके हेल्प करना, जो भी डेवलपमेंट के वर्क्स चल रहे हैं उसमें इसको सजेशंस देगी, एडवाइस देगी, असिस्ट करेगी कि इस तरीके से प्लान को कैरी फॉरवर्ड किया जाना चाहिए, किस तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों में इसमें हेल्प करती हैं। तो अब ये एडवाइजरी काउंसिल है, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो यहाँ पे भी कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं और कुछ अदर मेंबर्स हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं। उसका भी प्रोसीजर हम जब नोट्स को रेफ़र करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो इसका जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट कौन होगा इस एडवाइजरी काउंसिल का? तो इस एडवाइजरी काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं हमारे चेयरमैन जो हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के।
तो जो चेयरमैन है वही प्रेसिडेंट भी है इस एडवाइजरी काउंसिल का। तो यहाँ भी एक्स ऑफिशियो मेंबर वाली बात आती है कि जो भी चेयरमैन होगा उस टाइम पे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाता है एडवाइजरी काउंसिल का। और वेरियस अदर मेंबर्स हैं, जो कुछ इसमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं और कुछ जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो उस लिस्ट को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब इस कहानी में अब आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार हम नोट्स को रेफ़र कर लेते हैं कि जिससे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट हो तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे उस नोट्स को एक बार देखने के बाद। तो इसमें सबसे पहला जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट और इसके डिस्कस किए थे, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। डेवलपमेंट सर्टेन एरिया की यूपी के डेवलप करना है, जो भी प्लान्स वगैरह बनते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो टाउन प्लानिंग को प्रमोट करना है। और जैसे कि दिल्ली में डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, सिमिलर पैटर्न पे यहाँ भी डेवलपमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करना मेन पर्पस था इनका, ताकि यूपी के पूरे स्टेट्स के अर्बनाइजेशन की जा सके। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट एरिया। तो ये सब अगर आपने पहले नोट नहीं किया तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पूरे इस एक्ट का आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। इसके अंदर सारे नोट्स है, आप इसको चाहो तो अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अगर लिखने का मन नहीं है तो आप इसको पूरी तरीके से प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हो। इसमें कुछ आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो साथ साथ हम बताते जा रहे हैं, आप उसका एक बस फ्लो चार्ट बनाते हुए चलो कि किसके बाद क्या आता है। कि डेवलपमेंट होता है तो फिर डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट एरिया डिसाइड किया जाएगा। डेवलपमेंट एरिया के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसाइड की जाती है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाद एडवाइजरी काउंसिल होगी। एडवाइजरी काउंसिल का क्या फंक्शन है, इससे आपको एक सीक्वेंस पता चलेगा, उससे आपको सेक्शन नंबर का आइडिया लगेगा और उससे आपको इस नोट से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रोवाइड दिया, क्या प्रोसेस फॉलो होता है। और उधर से आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार में चाहो तो इस पूरे एक्ट को याद तो कर नहीं सकते हो और वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक्ट नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स आपको याद करने हैं। और सिर्फ ये लोकल लॉज ही आपको नहीं पढ़ने हैं, बहुत सारे मेजर एक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो उसके लिए आपको मेन फोकस इस पर रखना है कि जो हम आपको कहानी की तरह समझाते जा रहे हैं उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है कि किसके बाद क्या आ रहा है। इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया रहेगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप इसको एक बार गो थ्रू करोगे तो पूरी कहानी आपको क्लियर होती जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंट एरिया क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 3 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इस एरिया को हमें डेवलप करना है, तो वो हमारा डेवलपमेंट एरिया आ जाता है। तो अब इस एरिया को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। सेक्शन 3 lays down that if in the opinion of the state government any area within the state requires to be developed according to the plan, it may declare the area to be development area। तो अगर उसे लगता है कि इस एरिया को डेवलप करना है तो वो डिक्लेयर कर देती है। सेक्शन 14 क्लॉज 1 provides that after the declaration an area as development area under section 3 no development of land shall be undertaken or carried out or continued in that area by any person or body, including the Department of Government, unless the permission of such development has been obtained in writing by the Vice Chairman of the Development Authority. Further, no development shall be undertaken or carried out or continued in that area unless such development is also in accordance with such plans. तो अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी ये हमारा डेवलपमेंट एरिया है, और उसके लिए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने प्लान अपना प्रपोजल दे दिया है कि ये प्लान इस प्लान के अकॉर्डिंग इस एरिया को हम डेवलप करने वाले हैं। तो ये जब डिक्लेयर हो जाता है कि हम इस प्लान के अकॉर्डिंग इसको डेवलप करने वाले हैं, उसके बाद आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो या फिर नया डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो अब पूरा डेवलपमेंट होगा कैसे होगा, जिस तरीके से प्लान किया गया है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपने तरीके से नहीं कर सकते हो। ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी पे आपका हक है कि आप इसको जैसे यूज करना चाहो कर सकते हो, बट गवर्नमेंट इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है फंडामेंटल राइट है नहीं। अगर 19(1)(f) रहता है यहाँ पे तो यहाँ पे आप इसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर सकते थे, बट अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है और आप इसको ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसको डेवलप करने का मेन पर्पस है कि एक प्रॉपर प्लानिंग में अगर किसी एरिया को डेवलप करेंगे तो एरिया ज़्यादा डेवलप हो सकता है और एक ब्यूटीफुल मैनर में डेवलप होगा। तो जैसे कि अपने अमृतसर वगैरह गए होगे तो देखा होगा कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उनकी सेम कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, सेम कलर से उनके पेंट भी किए गए हैं और उनके बिल्डिंग की आउटर्स हैं वो भी एक तरह से सिमिलर दिखती हैं, जो भी शॉप्स वगैरह हैं।
तो ये एक सिमेट्री फॉर्म करने की कोशिश की जाती है कि एक तरह के सिमिलर पैटर्न दिखेगा तो वो आपको एक शहर भी खूबसूरत लगने लगता है। तो ये मेन पर्पस होता है। तो यहाँ पे हमने ये भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन दोनों सेक्शन के कंबाइंड रीडिंग से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एरिया हमारा डेवलपमेंट एरिया के अंदर आता है, तो फिर उसके अंडर अगर आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना चाहते हो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी। और परमिशन आपको किसके लेनी है? तो वाइस चेयरमैन की लेनी है। अब नेक्स्ट इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होती है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जो सेक्शन 4 में की जाती है। और उसका ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्ट्स से सिक्योर और प्रमोट द डेवलपमेंट है। उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब इसका जो मेन पॉइंट ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना। सबसे पहला है कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। सेकेंड है कि इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेम गिवन टू इट इन द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन। तो इसका इस नाम से जाना जाएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के अंडर नोटिफाई किया है। आप किस एरिया के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, उस एरिया के नाम से उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। फिर ये परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसमें कॉमन सील भी है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह को होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, ये किसी को सू कर सकते हैं, इसको कोई पर्सन सू कर सकता है। तो ये जो लीगल पर्सन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंडर इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो चेयरमैन होता है एक, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट है वाइस चेयरमैन, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट है हमारे देश सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट इन विच फॉर द टाइम बिंग द बिजनेस रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ट्रांजेक्टेड। तो जिस पर्पस के लिए आपने वो डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, उस डिपार्टमेंट का जो भी सेक्रेटरी हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। तो आपको पैसे की हेल्प चाहिए होती है, तो पैसे वगैरह को देखने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी आपके साथ रहेंगे। नेक्स्ट है द चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर उत्तर प्रदेश, एक्स ऑफिशियो। तो ये भी जो चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर है वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। तो अभी जो हम लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। ये सारे हमारे मेंबर्स भी कंसीडर किए जाएंगे डेवलपमेंट अथॉरिटी के। नेक्स्ट है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जल निगम, एस्टेब्लिश्ड अंडर यूपी वाटर सप्लाई एंड सीवेज एक्ट। ये भी एक्स ऑफिशियो हैं। नेक्स्ट है मुख्य नगर अधिकारी, ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट एनी पार्ट ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट एरिया, एक्स ऑफिशियो। तो जिस एरिया को आप डेवलप करना चाह रहे हो वो जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर फॉल करता है उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको इंक्लूड करना है। अगर सपोज आप ऐसे एरिया को डेवलप कर रहे हो वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एरिया में फॉल कर रहा है, तो वो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो सारे आपके इस अथॉरिटी के मेंबर के अंडर इंक्लूड किए जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है हमारा 4 मेंबर टू बी इलेक्टेड बाय सभासद ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द सेड सिटी फ्रॉम amongst themselves, provided that any such member shall cease to hold office as soon as he cease to be सभासद ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जिस एरिया को आप डेवलप कर रहे हो उनके एरिया से 4 सभासद जाएंगे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स हैं। और जब वो मेंबर नहीं रहेंगे, उनकी जगह कोई और इलेक्ट होकर आ रहा है, तो फिर वो मेंबर बन जाएंगे, ये लोग हट जाएंगे। और लास्ट है सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 3 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इन सभी पर्सन्स के अलावा स्टेट गवर्नमेंट 3 और अदर पर्सन्स को नॉमिनेट कर सकती है। तो ये हमारे लिस्ट कंप्लीट हो जाती है कि जो हमारा डेवलपिंग अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके मेंबर कौन कौन से होंगे। अब नेक्स्ट है कि स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके स्टाफ्स वगैरह को कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको भी अपॉइंट करती है। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी। According to Section 5 Clause 1, the state government may appoint 2 suitable persons respectively as the secretary and chief account officer of the authority, who shall exercise such powers and perform such duty as may be prescribed by the regulation or delegated to them by the authority or its vice chairman. तो 2 मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है इनके स्टाफ के लिए जो इनको हेल्प करे।
नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इनका ऑब्जेक्ट क्या है? मेन सिक्योर एंड प्रमोट एंड सिक्योर द डेवलपमेंट है इनका। और इसको अचीव करने के लिए उनके पास कौन कौन सी पावर है कि वो लैंड वगैरह को एक्वायर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, और किसी भी लैंड पे बिल्डिंग को कैरी आउट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वर्क कैरी आउट कर सकते हैं, माइनिंग या फिर अदर ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू एग्जीक्यूट वर्क इन कनेक्शन विथ सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी एक्ट वगैरह है तो उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट है पावर टू डिस्पोज ऑफ सीवेज एंड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन अदर सर्विस एंड एमिनिटीज़। तो जो भी अदर सर्विसेज हैं, एमिनिटीज हैं और सीवेज वगैरह को डिस्चार्ज करने की पावर इनके पास है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने एडवाइजरी काउंसिल पे। एडवाइजरी काउंसिल सेक्शन 6 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इनका मेन काम ये होता है कि जो भी मास्टर प्लान है उसमें जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें हेल्प करने की। अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला, जैसे कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और वो प्रेसिडेंट भी होंगे। तो इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो उसके लिए आपको याद रखना है। तो एडवाइजरी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे चेयरमैन होंगे, डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट है द चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर यूपी एंड चीफ इंजीनियर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूपी एक्स ऑफिशियो। तो ये हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ साइंस यूपी फॉर और हिज नॉमिनीज हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स वगैरह हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। नेक्स्ट हमारे 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी हैविंग जुरिडिक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ द डेवलपमेंट एरिया टू बी इलेक्टेड बाय देयर मेंबर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। तो 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लोकल रिप्रेजेंटेटिव कौन से होंगे? जो उनके द्वारा इलेक्ट किए गए होंगे। तो जिस एरिया को आप डेवलप कर रहे हो तो वहाँ से 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके आएंगे। नेक्स्ट है हमारा द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यूपी और हिज नॉमिनीज हु शैल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एक्स ऑफिशियो। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी इसका काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है। और नेक्स्ट हमारे हैं द चेयरमैन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूपी और हिज नॉमिनीज एक्स ऑफिशियो। तो ये जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं वो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे मेंबर हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुज कॉन्स्टिट्यूंसी इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एरिया। तो जो हमारे एमपी एंड एमएलए हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके एमएलए एंड एमपी भी मेंबर्स होते हैं जिसके एरिया को आप डेवलप कर रहे हो, तो वो सारे आपके इसके मेंबर कंसीडर किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑल मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हु हैव देयर रेसिडेंस इन डेवलपमेंट एरिया। तो अब जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं स्टेट के, उनके भी मेंबर्स को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो जो राज्यसभा और विधान परिषद के मेंबर हैं जिनके घर वगैरह उस एरिया में है वो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है जो इलेक्ट होके आते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं, उनको तो आप यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर ले रहे हो। अब उस एरिया के अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो कि राज्यसभा में है या फिर विधान परिषद में है और उनको वहाँ से इलेक्ट किया गया या फिर उनका रेसिडेंस वहाँ पे है, तो उन सभी मेंबर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा कमेटी के अंडर में। नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट मेंबर है द 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वन ऑफ हुम शैल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर एंड वन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन द डेवलपमेंट एरिया। तो जैसे कि हमने ऊपर में देखा था डेवलपमेंट अथॉरिटी में कि स्टेट गवर्नमेंट बस ऐसे ही किसी भी 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कर रही थी, बट यहाँ पे अगर जो 3 मेंबर्स को नॉमिनेट की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे 2 मेंबर्स के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि लेबर्स वगैरह है उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और सेकेंड मेंबर कैसा होगा कि जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से रिलेटेड हैं लोग हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसे 3 लोगों को उनको अपॉइंट करना है उस कमेटी के अंडर में। और लास्ट है कि ये जो मीटिंग्स होगी इनकी, तो साल में एटलीस्ट 2 बार होनी चाहिए एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग। और इसको कौन होल्ड करेगा? तो जो भी चेयरमैन है वो जैसे प्रेस्क्राइब करेंगे उनके प्लान के अकॉर्डिंग, वो जैसा डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मीटिंग हेल्ड की जाएगी। आई होप आपके अब ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान। तो मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान क्या होता है, तो इसको भी हम अपने वापस कहानी पे चलते हैं। मास्टर प्लान क्या होता है, तो जैसे कि आपने एक डिसाइड किया इस एरिया को आपको डेवलप करना है, ये आपका एरिया है, इसको आप डेवलप करना चाहते हो। तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए आप कोई प्लान बनाओगे कि इस एरिया में आपको यहाँ पे पार्क रखना है, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल रखना है, यहाँ पे स्कूल्स रखने हैं, यहाँ पे टेंपल रखने हैं, ये आपका रेसिडेंशियल एरिया होगा, ये आपका बिजनेस एरिया होगा, ये आपका मार्केट एरिया होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री रखनी है और यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो सकता है। ऐसे आप जैसे भी डिसाइड कर लो, आपने एरिया डिटरमाइन कर लिया कि आपको कैसे डेवलप करना है। तो ये सारा आपका हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका एक मास्टर प्लान है कि आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया पूरे एरिया का कि इस एरिया को आपको कैसे डेवलप करना है। तो ये हमारा जो पूरा प्लानिंग हुआ, ये पूरे एरिया का जो प्लानिंग होता है उसको मास्टर प्लान बोलते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको जज बनना है, तो आपको जज बनने के लिए आपने पहले स्टेट टारगेट किया यूपी, तो आपको पहले यूपी में जज बनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी सिलेबस पता होनी चाहिए कि यूपी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले डिटरमाइन करनी होंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चीज़ जाननी ज़रूरी है कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आपने पहले यूपी का सिलेबस चेक किया, तो उसमें आपने एरिया डिटरमाइन किया कि पहले मेजर लॉ है, फिर आता है माइनर लॉ, उसके बाद लोकल लॉ भी है, फिर जीके एंड जीएस भी है, फिर उसके बाद इंग्लिश है, अब हिंदी भी है। तो आपको यूपी में जज बनने के लिए इन सभी चीज़ों पे आपका कमांड होना चाहिए। तो ये आपका पूरा एक मास्टर प्लान हो गया कि हाँ, ये सारी चीज़ पे मुझे कमांड करना है। तो आपने एक मास्टर प्लान बना लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो अब आपको मेजर लॉ कैसे पढ़ना है, अब मेजर लॉ के लिए आपने अलग से प्लान बनाया। ये अब पूरा प्लान आपका मेजर लॉ का है। तो ये टाइम आप सीआरपीसी को दे रहे हो, इसमें सीपीसी को दे रहे हो, ये आईपीसी का होगा, ये एविडेंस का होगा, ये कॉन्स्टी का होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट टीपीए का होगा। तो ये आपका मेजर लॉ का, फिर आपने एक ब्रॉड प्लान बनाया मेजर लॉ का, ये हुआ। अब इसको आपने बाइफरकेट कर दिया कि आपको इतने इतने टाइम में ये करना है, मेजर लॉ आपका ऐसे कंप्लीट होगा। फिर उसके साथ साथ आपने माइनर लॉ का प्लान बनाया, उसमें आप यहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हो, यहाँ पे इक्विटी कर रहे हो, यहाँ पे टॉर्ट्स कर रहे हो, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस कर रहे हो, इंटरनेशनल लॉ कर रहे हो, और जो भी छोटे एक्ट ये सारे हो गया, नेगोशिएबल हो गया। तो यहाँ पे आपने सारे छोटे छोटे एक्ट्स को इंक्लूड किया। फिर आपने एक अलग प्लान बनाया लोकल लॉ के लिए, यहाँ पे पंचायती एक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप म्यूनसिपैलिटीज एक्ट कर रहे हो, यहाँ पे अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग एक्ट आ जाता है और यहाँ पे आपका रेवेन्यू कोड आ रहा है। तो आपने फिर से यहाँ पे बाइफरकेट कर लिया। और फिर आपका नेक्स्ट आता है हिंदी एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपको ऐसे करना है, ट्रांसलेशन करना है, प्रेसी करना है, ग्रामर करना है, और जो कुछ छूट जाता है वो सारी चीज़ें। सिमिलर आप हिंदी के लिए भी प्लान कर रहे हो, हिंदी का ग्रामर करना है, ऐसे करना है, ट्रांसलेशन करना है। तो आपने ऐसे अलग अलग एरिया डिवाइड कर लिए। तो ये जो आपका पहले एक मेजर प्लान था कि यूपी में जज बनना है, उसके लिए आपने ये सिलेबस कंप्लीट करना है। आपने ये मेजर प्लान बनाया कि मुझे ये सारे एक्ट्स कंप्लीट करने, ये पूरा सिलेबस है, और ये अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं जज बन जाऊँगा। तो ये आपका एक मास्टर प्लान हो गया। अब इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके छोटे छोटे प्लान यहाँ बनेंगे कि मेजर लॉ को आपको ऐसे कवर करना है, माइनर लॉ को ऐसे कवर करना है। मेजर लॉ ये हो गया आपका, ये माइनर, ये आपका लोकल लॉ है, ये इंग्लिश, ये हिंदी। तो अब इनको आपने फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो छोटे छोटे प्लान्स बनते हैं ये आपके जोनल प्लान हो गए कि पहले आपको बड़े को अचीव करने के लिए पहले आपको छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करने होंगे।
तो सिमिलर हमारा अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में भी होता है कि आप पहले एक पूरे एरिया के लिए प्लान बनाओगे कि आपको पूरे एरिया को कैसे डेवलप करना है। आपने यहाँ पे सेटअप कर दिया कि यहाँ पे आपको हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ पे टेम्पल चाहिए, यहाँ पे आपको बिजनेस वगैरह के लिए चाहिए, यहाँ पे मार्केट एरिया चाहिए, यहाँ पे गार्डन चाहिए, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होगा। तो आपने अलग अलग पहले सेटअप करोगे और फिर उस एरिया को कैसे डेवलप करना है उसके लिए फिर आप अलग अलग से प्लान बनाओगे। तो पूरे एरिया का जो प्लान है मास्टर प्लान है, और फिर इस छोटे छोटे एरिया के लिए जो प्लान बना रहे हो वो आपका जोनल प्लान होता है। तो ये मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा किसको मास्टर प्लान बोलते हैं, किसको जोनल प्लान बोलते हैं। तो मास्टर प्लान आपका सेक्शन 8 के अंडर प्रोवाइड किया गया है, जोनल प्लान सेक्शन 9 के अंडर प्रोवाइड किया गया है। तो और इसको प्रिपेयर करने का काम कौन करती है, तो जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है और जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल है वो दोनों मिलके इसको प्रिपेयर करते हैं। सबके सजेशन, सबके रिकमेंडेशंस वगैरह जाते हैं, जो भी अथॉरिटी वगैरह है ये सब मिलके इसको डिसाइड करते हैं कि हमको इसको ऐसे डेवलप करना है इस एरिया को। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्लान तो हो गया, इसको प्लान बनाने का प्रोसेस क्या है फिर। तो ये जो प्लान अगर जैसे आपने ये बनाया तो आप इन्हें ये सिर्फ प्लान बनाया, आपको जज बनने के लिए ऐसा ये सिलेबस है, इसको आपको ऐसे ऐसे एक्ट करना है। तो आप प्लान एक रफ प्लान पहले बनाते हो, फिर आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करोगे कि हाँ देख मैंने ऐसे इसके लिए प्लान किया है, इस सब्जेक्ट को इतने दिन में कंप्लीट करूँगा, इस सब्जेक्ट को इतने दिन में कंप्लीट करूँगा, अगर इसमें कुछ छूट रहा है तो बता दो ऐसा, या फिर इसमें कुछ और चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिमिलर आपको डे टू डे लाइफ में जैसा कर रहे हो वैसा यहाँ पे भी होता है। तो जैसे कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने प्लान अपना बनाया और उसका एक ड्राफ्ट प्लान बना के वो उसको पब्लिश करेगी, और उसको पब्लिश करने के बाद जो भी पब्लिक्स हैं उनसे रिकमेंडेशंस लेगी, सजेशन लेगी, ऑब्जेक्शन लेगी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो इसमें तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है, या फिर तुम इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, या इसमें कुछ नया चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए तुम सजेशंस दे सकते हो। सिमिलरली ये सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं होता है, जो भी लोकल अथॉरिटी है जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर इंक्लूड नहीं है, अब गवर्नमेंट के अदर ऑफिसेज हैं, उनको भी अगर उस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग किसी तरीके का ऑब्जेक्शन हो सकता है कि इसको ऐसे नहीं किसी और तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए, या इस एरिया में ना आके इस एरिया में ऐसे डेवलप करना चाहिए, तो वैसा अगर कोई उनके रिकमेंडेशन सजेशंस हो सकते हैं उसको वो लेंगे, और उसको लेने के बाद वो उसको एग्जामिन करेंगे कि जो भी रिकमेंडेशन सजेशंस या ऑब्जेक्शंस आए हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद वो अपना फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। पहले जो उनका इनिशियल ड्राफ्ट था वो उसको पहले पब्लिक को देते हैं, और फिर पब्लिक के ऑब्जेक्शंस के बाद वो फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। और जब ये फाइनल ड्राफ्ट उनका प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर वो गवर्नमेंट को उसको सबमिट कर देते हैं। फिर गवर्नमेंट उसको या तो अप्रूव कर देगी कि हाँ चलो जो प्लान बनाया तुम्हारा सही प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करो, या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्लान उतना सही नहीं है, इसमें कुछ चेंज करने हैं, तो वो मॉडिफिकेशंस बता देगी और अप्रूव कर देगी कि तुम इसमें ये चेंजेज लाओ, और ये प्लान अप्रूव हो गया तुम्हारा। तो उस चेंज के अकॉर्डिंग वो प्लान अप्रूव हो जाता है। या फिर गवर्नमेंट उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देगी कि इसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस वगैरह आ रहा है, या फिर ये जो प्लान है प्रॉपर प्लान नहीं है, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये प्लान या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर अप्रूव हो गया तो फिर प्लान आगे बढ़ेगा। तो अब जिस डेट को ये प्लान अप्रूव हो जाता है तो उस डेट से माना जाएगा कि हमारा प्लान अब फंक्शन में आ चुका है, और इस दिन से अब इस पर आपको अमल करने की बारी आ जाती है। अब डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पर एक्शन लेगी और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करेगी। तो अब अगर ये जो प्लान बन चुका है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, अगर इसमें किसी भी तरीके का चेंज लाना है तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा, तो फिर उसका भी प्रोसेस सिमिलर है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको सिंपली चेंज कर सकती है, जो भी अमेंडमेंट करना चाहे कर सकती है, बट वो ऐसा कुछ चेंज नहीं करेगी जो कि उसका जो सब्सटेंशियल नेचर है डेवलपमेंट का उसको ही चेंज कर दे, या फिर वो जो लैंड एरिया का है जो यूज होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको चेंज करने की कोशिश करे। जैसे कि ये जो प्लान बना था 10,000 लोगों के लिए बना था, उसको 15,000 लोगों पे अमल करने की कोशिश करे, या फिर 10,000 के लोगों के लिए आपने पहले इनिशियल प्लान बनाया, अब आप बता रहे हो कि इसमें सिर्फ 2,000 या 5,000 लोग ही आ सकते हैं। तो ऐसे चेंजेज वो नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक चेंजेज होते हैं, जैसे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो, बट अदर अमेंडमेंट्स आप कर सकते हो। कुछ सिंपल चेंजेज होते हैं तो आप सिंपल मेजोरिटी से कर लेते हो, कुछ मेजर चेंजेज हैं उसको आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो स्पेशल मेजोरिटी जिसे बोलते हैं, वो उस मेजोरिटी से भी चेंज कर लेते हो। या फिर आपको कुछ जो कुछ बहुत ही मेजर चेंजेज होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं,
उसके लिए आपको स्टेट का भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको फिर स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को इसके नहीं चेंज कर सकते हो। आप जो एंसिलरी चेंजेज हैं कि छोटे मोटे चेंज करने हैं, कि आप इस जोनल प्लान में कि ये एक्ट आज ना पढ़ के आपने कोशिश किया कि इस एक्ट को आज नहीं करेंगे, ये माइनर एक्ट है, इसको बाद में कवर कर लेंगे, या लोकल लॉ को हम लास्ट में कवर करेंगे, तो आपने ऐसा कुछ छोटा बहुत प्लान, छोटे मोटे प्लान्स को चेंज किए, तो वो आप अथॉरिटी है उसको चेंज कर सकते हो। बट आपने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हिला दिया, तो फिर वो अलाउड नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजर क्या होता है, कि अब इस प्रोसीजर में वो अमेंडमेंट क्या कर सकते हैं, ये आपने समझ लिया। अब इसके क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं, तो उन्होंने जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है उसको पब्लिश करेंगे और उन्हें पब्लिक को बताएंगे कि हमने ये जो प्लान बनाया था इनिशियली, इस डेट को जो प्लान हमने एग्जीक्यूट करने के स्टार्ट किया था, इस प्लान में ये चेंजेज आए गए हैं। तो आपको अगर किसी को इस प्लान के चेंज में ऑब्जेक्शन है तो फिर अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो, या फिर इसमें और कोई चेंजेज आपको सजेस्ट करने हैं तो कोई चेंजेज सजेस्ट कर सकते हो, या कोई और आपको सजेशंस देने हैं तो आप अपने सजेशंस दे सकते हो। तो ये जो ओपन होगा पब्लिक के लिए भी ओपन होगा, और जो अदर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी हैं जो कि हमारे डेवलपिंग अथॉरिटी के अंदर नहीं इंक्लूड किए गए हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं है, उसके पार्ट नहीं है ये लोग, ये अपने तरफ से जो भी सजेशंस है या फिर रिकमेंडेशन ऑब्जेक्शंस है उसको सबमिट कर सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो प्लान होगा चेंज किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। तो ये हमारा पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर था। आई होप आपको अब इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एक बार इसके नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मास्टर प्लान क्या होता है? मास्टर whenever the area required to be developed by development authority prepares a master plan for that purpose. The term master plan has not been defined in the UP Urban Planning and Development Act. Section 28A of the UP Municipalities Act 1916 define master plan. और मास्टर प्लान के अंदर क्या है? आर्टेरियल स्ट्रीट है आते हैं, रेजिडेंशियल सेक्शन आते हैं, बिजनेस एरिया आता है, इंडस्ट्रियल एरिया आता है। तो इन सबको जो कलेक्शन होता है उसको हम मास्टर प्लान बोलते हैं। तो जब म्यूनसिपैलिटीज एक्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पब्लिक पार्क आपने प्लेग्राउंड वगैरह उसमें इंक्लूड किया, और पब्लिक एंड सेमी पब्लिक बिल्डिंग्स आपने इंक्लूड किया, और एनी अदर प्लेसेज, ये सारे एरिया जैसे आप डिमार्केट करते हो कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा, तो इन सबको कलेक्टिवली आप बोलते हो मास्टर प्लान है। तो सेक्शन 8 प्रोवाइड करता है ये मास्टर प्लान प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। तो ये इस डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोग्रेटिव होता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको प्लान करती है, और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको एक पहले वेरियस जोन में डिवाइड कर देगी कि इस एरिया को में आपको ये बनाना है, इस एरिया में ऐसे बनाना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग पूरे प्लान को कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जोनल प्लान क्या है। तो जोनल प्लान जैसे हमने बताया था कि जो पूरा मास्टर प्लान होता है उसको आप वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, छोटे छोटे जोन में डिवाइड कर देते हो, तो वो सारे हमारे जोनल प्लान्स होते हैं, और उसके लिए आप फिर अलग से प्लानिंग करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पे आपने अब सीआरपीसी के लिए देखा, तो ये हमारा एक जोन बन गया कि इसके लिए अब सीआरपीसी के लिए आपको क्या करना है। तो पहले आप टारगेट करोगे कि एक दिन में पूरा अरेस्ट का टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँगा, उस नेक्स्ट दिन का मेरा होगा इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा सारे ट्रायल्स एक साथ कंप्लीट कर लेने हैं। जो ट्रायल स्टार्ट होता है सेक्शन 225 से लेकर 265L तक, वो सारे एक साथ मुझे कंप्लीट करने हैं। फिर सेक्शन 300 से 327 तक के जो टॉपिक्स हैं उसको हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ऐसे छोटे छोटे प्लान्स बनाते जाते हो। तो आपने अब सीआरपीसी के लिए ये छोटे छोटे प्लान्स बनाए कि इस एरिया में ये पहले ये करना है, फिर ये ऐसे आपने इस जोन के लिए जो अलग अलग प्लानिंग करते हो वो हमारे जोनल प्लान के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि मास्टर प्लान के लिए अलग प्लानिंग की जाती है और फिर जोनल प्लान के लिए अलग से प्लानिंग की जाती है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मास्टर प्लान में आप सिर्फ एक ब्रॉड लाइन डिमार्केट करते हो कि मुझे सीआरपीसी कंप्लीट करना है। आपने पूरा मास्टर प्लान ये है कि मेजर एक्ट के अंदर सीआरपीसी आता है, मेजर एक्ट कंप्लीट करना है तो मुझे उसके लिए सीआरपीसी भी कंप्लीट करना होगा। अब सीआरपीसी को कैसे कंप्लीट करोगे, तो ये आपका एक जोन में आ गया कि आप सीआरपीसी कैसे कंप्लीट करोगे। तो उसके लिए आप छोटे छोटे पार्ट्स को आप डिवाइड कर रहे हो कि आप पहले इस पार्ट को कंप्लीट करोगे, फिर आप इस पार्ट को कंप्लीट करोगे। तो ये हमारा एक छोटा छोटा जो जोन का आपको कंप्लीट करना है वो जोनल प्लानिंग हो गई। अब प्रिपरेशन ऑफ जोनल प्लान कौन करता है, तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाएगा।
तो डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसे करेगी, तो उस साइट पे जाएगी कि यहाँ पे ये एरिया है तो किसके लिए फिट पर, ये किस पर्पज़ के लिए फिट है, इसमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिशियल होगा, तो उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए उसको डेवलप करेगी। Section 9 Clause 1 provides that simultaneously with the preparation of master plan, as soon as may be thereafter, the authority shall proceed with the preparation of zonal development plan of each zone, which development area may be divided. Further, as per Section 9 Clause 2, the zonal development plan may contain a site plan and use plan of the development of the zone and show the approximate location and extent of land use proposed in the zone for such things as public buildings and other public work and utilities, roads, house, recreation, industry, बिजनेस, मार्केट्स, बुक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें डिमार्केट करनी है कि इस एरिया में आपको बिजनेस रहना है, इसमें हाउसेज रहेंगे, इसमें स्कूल्स रहेंगे, टेम्पल रहेंगे, यहाँ पे आपका मार्केट एरिया रहेगा। नेक्स्ट है स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बिल्डिंग डेंसिटी, कि इस एरिया में, इतने एरिया में आपने डिटरमाइन किया कि यहाँ पे 1000 लोग रहेंगे और इस एरिया में 1000 लोग रहेंगे तो पर बिल्डिंग 10 लोग रहेंगे, पर बिल्डिंग 15 लोग रहेंगे। आपने ऐसा डिमार्केट कर दिया कि इसमें इससे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने अलग अलग प्लान बनाते चले गए। सो एवरी एरिया इन द जोन विच मे बी रिक्वायर्ड और डिक्लेयर्ड फॉर द डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट, तो जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है या फिर रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है वो भी आपको उसमें डिमार्केट करना है कि यहाँ पे इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इस प्रोसीजर क्या क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, द अथॉरिटी बिफोर प्रिपेयरिंग एनी प्लान फाइनली एंड सबमिटिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो पहला है प्रिपेयर द ड्राफ्ट एंड पब्लिश इट बाय मेकिंग अ कॉपी देयर ऑफ अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एंड इनवाइट ऑब्जेक्शंस एंड सजेशन फ्रॉम एनी पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्ट प्लान। तो पहले ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा और फिर उसको पब्लिश किया जाएगा और उस पब्लिकेशन के बाद वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस को। द अथॉरिटी शैल गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन हुज लोकल लिमिट्स लैंड टच्ड बाय द प्लान इज सिचुएटेड टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्लान। तो अगर किसी लोकल अथॉरिटी के लैंड वगैरह को आप कवर कर रहे हो अपने डेवलपमेंट एरिया के अंडर में, तो उस लोकल अथॉरिटी को भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि इस प्लान में क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑब्जेक्शन, सजेशंस एंड रिप्रेजेंटेशन डेट मे हैव बीन रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी शैल फाइनली प्रिपेयर प्लान एंड सबमिट टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल। तो उसके बाद जो अथॉरिटी है सभी ऑब्जेक्शंस को रिसीव करने के बाद गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी फाइनल ड्राफ्ट बनाने के बाद, और फिर गवर्नमेंट क्या आइदर अप्रूव इट या फिर उसमें मॉडिफिकेशन के साथ अप्रूव करेगी या फिर पूरे प्लान को रिजेक्ट कर सकती है। और जिस दिन अप्रूव कर दिया जाएगा वो डेट ऑफ कमेंसमेंट हो जाएगा उस प्लान का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके अमेंडमेंट पे कि जो मास्टर प्लान है, जोनल प्लान है, उसको अमेंड कैसे किया जाएगा। तो जो अथॉरिटी होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको वो अमेंड कर सकती है, बट वो किस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट अल्टरेशन इन द कैरेक्टर ऑफ द प्लान, जो प्लान का कैरेक्टर है, आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस प्लान का आप उसको अल्टर नहीं कर सकते हो। रिलेट टू द एक्सटेंट ऑफ लैंड यूज और द स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी को भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको चेंज कर सकती है। However, the state government can make any amendment as it deem fit in the plan and it is not bound by the restrictions under contained under section 13 clause 1। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई नहीं होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसके बेसिक प्लान को ही चेंज कर सकती है कि प्लान ऐसा करना था अब उसको उल्टा ठीक करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल उल्टा उसके एक्ट कर सकती है। या फिर अगर वो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाना चाहे, पहले इन्हें प्लान बनाया था कि पर बिल्डिंग आपको इस जोन में 100 लोगों को रखना है या फिर 1000 लोगों को रखना है। 1000 लोगों को रखना है तो उसके लिए आपने पहले डिसाइड किया था कि पर बिल्डिंग 50 लोगों को रखेंगे और 20 बिल्डिंग बनाई जाएंगी। बट गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे लैंड एरिया कम है तो फिर यहाँ पे पर बिल्डिंग अब 50 लोगों को के बजाय 100 लोगों को कर देते हैं। 20 बिल्डिंग के बजाय अब 10 बिल्डिंग बनाई जाएंगी। तो गवर्नमेंट अगर चाहे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाना या घटाना तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो ये सेक्शन 13 क्लॉज 3 से 13 क्लॉज 6 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो कोई भी अमेंडमेंट लाने से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पब्लिश करना होगा नोटिस। और कैसी नोटिस होगी कि हम ये चेंजेज लाने वाले हैं,
तो वो नोटिस कौन पब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट ला रही है तो। अगर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उस अमेंडमेंट को चेंज कर रही है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी ला सकती है। अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसिडर द ऑल ऑब्जेक्शन एंड सजेशन दैट मे बी रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी आया उसको वो सजेशन एंड रिकमेंडेशंस उसको वो लुक आफ्टर करेंगी और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगी। एवरी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पब्लिश्ड इन सच मैनर एज द अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो उसके बाद जो ये अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये पब्लिश किया जाएगा, और जिस द अमेंडमेंट शैल कम इनटू ऑपरेशन आइदर ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन और ऑन सच अदर डेट एज द अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में फिक्स इट। तो जिस डेट को ये पब्लिश हुआ उस दिन से ये फोर्स में आ जाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसाइड करे उस डेट से ये फोर्स में आएगा। नेक्स्ट है व्हेन द अथॉरिटी मेक्स एन अमेंडमेंट इन द प्लान अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 इट शैल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट द फुल particulars ऑफ सच अमेंडमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच सच अमेंडमेंट कम इनटू ऑपरेशन। तो अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगर कोई अमेंडमेंट किया है तो फिर उसके लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि हमने ये इस प्लान में ये चेंजेज लाए हैं, और कब तक करनी है? तो विद इन 30 days जिस दिन से वो फोर्स में आया है। तो उसको पहले अब अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने प्लान के लिए जो अप्रूवल ले लिया वो सही था, बट अगर उसको अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वो अप्रूवल के बिना अमेंडमेंट कर सकती है, बट उसको स्टेट गवर्नमेंट को बताना होगा कि हमने ये अमेंडमेंट किया है, और 30 दिन के अंदर उसको ये बताना है। और लास्ट पॉइंट है इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर द अमेंडमेंट प्रपोज टू बी मेड बाय द अथॉरिटी आर अमेंडमेंट विच अफेक्ट द इम्पॉर्टेंट अल्टरेशन इन द कैरेक्टर ऑफ द प्लान और वेदर दे रिलेट टू द एक्सटेंट ऑफ लैंड यूज or the standard of population density, it shall be referred to the state government to whose decision shall be final। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब ये कौन डिटरमाइन करेगा कि ये पूरे प्लान का कैरेक्टर चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, या उसको उसके रिगार्डिंग कोई चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो फाइनल डिसीजन होगा। तो आई होप आपको इतना अब क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके जो रिमेनिंग सेक्शंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और इसके साथ साथ अगर टाइम मिला तो हम लोग इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।